सम्मान में सांसद जी के हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय जितेंद्र वर्मा बाजीगर साहब की तरफ से बहुत बहुत सम्मान हुआ। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए हमारे आपके बीच में जौनपुर जनपद के लोकप्रिय सांसद माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की स्पीच को सुनिए, उनके विचारों को सुनिए। धन्यवाद। परम पूज्य भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह में सम्मानित अध्यक्ष जी, आज इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष सांसद श्रावस्ती आदरणीय चंद्रभान वर्मा जी, तिसौली आदरणीय राकेश वर्मा जी, पूर्व प्रधान आदरणीय राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी, एडीओ कोऑपरेटिव आदरणीय कृपा शंकर वर्मा जी, आदरणीय हरिराम वर्मा जी, आदरणीय विनय वर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय सोनू वर्मा जी, आदरणीय वकील साहब, आदरणीय महेश वर्मा जी, आदरणीय बिंदे वर्मा जी, आदरणीय रामकृष्ण वर्मा जी, आदरणीय तनवीर हसन साहब को जिला पंचायत सदस्य, आदरणीय सीताराम वर्मा जी, आदरणीय अमित वर्मा, गुड्डू वर्मा, सिद्धार्थ पटेल जी, आदरणीय सर्वेश वर्मा जी, आदरणीय सत्यनारायण वर्मा जी, आदरणीय श्याम सुंदर पटेल जी, श्री बुद्धिराम वर्मा जी, श्री मणिराम वर्मा जी, डॉक्टर विकास वर्मा जी, राम सिंह पटेल साहब, श्री रामानंद जी, श्री प्रहलाद वर्मा जी, श्री विपिन बिहारी पटेल जी, श्री कृष्ण बिंद जी एडवोकेट, श्री चिंटू भाई, रवि वर्मा जी, पारसनाथ वर्मा जी, ब्रह्मजीत वर्मा जी, राम मिलन वर्मा जी, राम लाल बहादुर वर्मा जी, भाई विजयनाथ यादव जी, भाई पलटू यादव जी, भाई चौधरी यादव जी, राजेंद्र वर्मा जी, जयनाथ वर्मा जी, श्री जगदीश वर्मा जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और आज इस जयंती समारोह में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चे, साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सरदार पटेल साहब की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और आप सब लोगों के साथ मैं आदरणीय परम पूज्य सरदार पटेल साहब के स्वागत में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, आज हम सरदार पटेल साहब की जयंती मना रहे हैं। उनकी जयंती हम इसलिए मना रहे हैं कि जो उन्होंने हमारे लिए किया, देश के लिए किया, जिस रास्ते पर वो चले, उनसे कुछ सीख करके हम और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ और वहाँ पर वो साधारण किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। वहीं पर अपने क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई की, जो गांव में जैसे हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ से पढ़ने के बाद में वो विदेश गए, बैरिस्टर की पढ़ाई की। अहमदाबाद में वो कॉलेज शुरू की। बाद में आदरणीय महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और अपना वकालत का पेशा भी उन्होंने छोड़ दिया। और अगर आज हम देश को बनाने में अगर चर्चा करें कि किन महापुरुषों का योगदान है, तो आप देखेंगे एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो एक तरफ सरदार पटेल हैं। इन दो के अलावा किसी का इस देश में नाम नहीं। ये अलग बात है कि इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके कारण हमारे महापुरुषों को पीछे किया गया।
सरदार पटेल साहब का नाम जहां रहना चाहिए वहां पर हमारे देश के हिस्ट्री में नहीं रखा गया, इतिहास में नहीं रखा गया। अभी हमारे साथी जो संचालन कर रहे थे उन्होंने एक बात बोली कि 41 साल हो जाने के बाद सरदार पटेल के साथ भेदभाव क्यों। मैं अपने से कहता हूं, कहते हैं गांव में लोग कि जिस माँ बाप के बेटे लायक पर होते हैं उसके माँ बाप की इज्जत सब कोई करता है, और जिसके बेटे नालायक होते हैं उनके माँ बाप की इज्जत कोई नहीं करता। अगर आज सरदार पटेल के साथ कुछ हुआ तो हमारी नालायकी की वजह से। जो चीज हमको, जो सरदार पटेल को हम आज याद कर रहे हैं, अगर हम सरदार पटेल को पहले याद करने लगते और यहाँ के लोगों को पता चल जाता, जो सामंतशाही लोग हैं कि सरदार पटेल को मानने वाले लोग जगह जगह हैं, गांव गांव हैं, तो आपके हाथ में, वो अपने हाथ में सरदार पटेल की फोटो लेकर के आपसे वोट मांगने आए। लेकिन उन्हें पता था कि सरदार पटेल को ये जानते नहीं, उसके किए हुए कामों को ये जानते नहीं, तो किसी ने हमें हिंदू बना करके अपना काम किया, किसी ने कुछ बना के काम किया, और हम अपने महापुरुषों को भूलते हैं। आज हमारे साथी आदरणीय रामानंद जी बोल रहे थे, आदरणीय वकील साहब जो हमारे हैं, उन्होंने कम शब्दों में लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, छोटी सी कविता भी सुनाई उन्होंने, सुनने लायक थी उनकी बातें, लेकिन समय के अभाव में वो ज्यादा बोल नहीं पाए। अगर हम शुरू कर देते अपने पुरखे को याद करना, तो निश्चित तौर पर वो बिना उसका नाम लिए हमारे बीच में नहीं आते। आज आप देखेंगे कि आज हम सरदार पटेल को याद करते हैं। मैं आपको पुरानी घटना बता दूं कि जब हम लोग बीएसपी में काम कर रहे थे, ये घटना इसलिए बता रहा हूं उससे हमें सीख लेने की, तो हम लोग जय भीम कहते थे, कुछ लोग कहते थे, और एक समय ऐसा आया कि जब हम सत्ता में पहुंचे तो हम ही लोग जय भीम नहीं कहते थे। जो लोग जय भीम से नफरत करते थे वो हमसे ज्यादा जय भीम बोलते थे। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गलियारे में जब हम लोग गुजरते थे तो जो भी मिलता था वो कहता था जय भीम, जय भीम, जय भीम भाई साहब। जहां जागरूकता होती है, हम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को याद किया, तो सब लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। और आज हम याद कर रहे हैं सरदार पटेल को, तो सब लोग याद करेंगे। जो लोग नफरत करते हैं वो भी याद करेंगे। आज 1875 में उनका जन्म हुआ था। आज की सामाजिक व्यवस्था देखिए और आज से 150 साल पहले की सामाजिक व्यवस्था देखिए। उस समय जाति का क्या हंस रहा होगा। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने से रह गए तो क्यों रह गए? ये बहुत बड़ा विषय है। 15 में 14 वोट उनको मिले, इसके बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इसलिए नहीं बन पाए कि सरदार पटेल को कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए सरदार पटेल को प्रधानमंत्री की कुर्सी से वंचित करता है। लेकिन मजबूरी थी, बिना सरदार पटेल के कुछ हो भी नहीं सकता। इसलिए ऐसी जाति व्यवस्था में 150 साल पहले आप जाइए, आज भी हम उसके शिकार हैं शिकार की नहीं शिकार। और 150 साल पहले क्या रहा होगा जब वो हुए। लेकिन आदरणीय सरदार पटेल साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बना के सारे काम तो उन्हीं को करना था।
को एक करना था, जो बाहरी संकट था उससे जूझना था, रियासतों को मिलाना था। इसलिए मजबूरी भी थी कि सरदार पटेल के बिना काम नहीं। मजबूरी थी कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई संविधान लिख नहीं सकते। इसलिए मजबूरी में दोनों को रखा गया, तो मन से नहीं रखा। इसलिए जिन चीजों का हमारे पुरखों को झेलना पड़ा, आज कमोबेश हम भी उसके शिकार हो रहे हैं। और उसके शिकार हम उनके बदौलत नहीं है, हम अपने बदौलत हैं। जिस लड़ाई को सरदार पटेल ने लड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ा, उस सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई को उजागर नहीं की जाती। सरदार पटेल साहब तो छुआछूत के, ऊंच नीच के, अमीर गरीब के बहुत खिलाफ थे। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, कतई खिलाफ नहीं था। वो सारी चीजें समय को देख करके बाबा साहब अम्बेडकर ने और आदरणीय सरदार पटेल साहब ने काम किया। और अगर उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जयंती मनाने का मकसद जहां तक मैं समझता हूं, किसी भी महापुरुष की जब हम जयंती मनाते हैं तो उसका एक ही मकसद है कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चले, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने जो, आप लोगों ने जो संस्था बनाई है, उसके जरिए लाइब्रेरी की स्थापना की है, और जो आदरणीय सरदार साहब ने किया, उस रास्ते पर चलने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप सभी महापुरुषों को याद करते हैं और कोशिश करके उनके विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से एक ही अपील करूंगा कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारी बेटी और बेटा पढ़ करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, टीचर बने, लॉयर बने, माँ बाप का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, और हर माँ बाप ऐसा करता भी है, कोशिश करता है कि हमारे बच्चे के रास्ते में कोई बाधा ना आए। अब मेरी थोड़ी आगे वाली लाइन भी सुनिएगा। हर माँ बाप भी कोशिश करते हैं कि बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा ना आए। आपकी कोशिश रहती है कि हमारे बाप जो हमारी चीजें हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले। कोई अगर 1 फुट जमीन भी कब्जा करता है तो हम उससे झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, चाहे परिवार का आदमी। लेकिन हम ये बनाने को भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे के हिस्से में आने वाली जो सरकारी नौकरी है वो हमारी कमी के कारण कौन लोग लिए जा रहे हैं। जिस जगह में हमारे बच्चे का हिस्सा है, हमारा बच्चे का हिस्सा, उसमें ही देश का जो विकास का पैसा आता है, उसमें आपका हमारे बच्चों का हिस्सा है। हमारी एक कमी के कारण वो जीत के चले जाते हैं और हमारे बच्चे के हिस्से की नौकरी वो अपने बच्चे को देते हैं। हमारे बच्चे के हिस्से में जो अच्छी शिक्षा आना चाहिए, फ्री शिक्षा आना चाहिए, उसको अपने बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं। वो हमारी कमी, हम माँ बाप होने के नाते हम कमी करते हैं, उस बच्चे की कमी नहीं। आपका एक गलत फैसला, हमारा एक गलत फैसला हमारे बच्चे को पीछे करता है। हम अभी 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, 3.4% पिछड़ी जात के बच्चों को रिजर्वेशन मिला, 3.5% से कम मिला, 27% का आरक्षण। वैसे हमारा हिस्सा तो बनता है जितनी आबादी,
और तब से बनता है जब से संविधान लागू हुआ 1950 से, लेकिन अभी हमें 27% मिला है और 27% में 3.5% से कम मिला। सरकार ने हमारे बच्चों के जितने हिस्से में नौकरियां आनी चाहिए, 16,000 हमारे बच्चे वंचित रह गए प्राइमरी टीचर बनने से। वो कुर्मी का बेटा, पाल का बेटा, बिंद का बेटा, निषाद का बेटा, कोयरी का बेटा, पाल का बेटा, वो किसकी कमी के कारण रह गया? बच्चों की कमी है कि माँ बाप की कमी है? एक हमारा गलत फैसला, हमने ऐसी सरकार बनाई जो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हिस्सा मिले, जो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जो हिस्सेदारी में नौकरी रोजगार आता है वो दें, नहीं देते। वो हमारी गलती है। और अगर हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं और चाहते हैं कि पढ़ करके ये अच्छा जगह जाए, रोजगार इसे मिले, तो उसके लिए भी हमें ध्यान देना होगा कि कौन सी ऐसी सरकार है जो हमारे बच्चे को रोजगार देना चाहेगी, कौन सी ऐसी सरकार है जो किसान को खाद बीज सस्ती देगी, बिजली फ्री देगी, सिंचाई फ्री करेगी, उसके फसल की सही कीमत देगी। जिस दिन हम वोट देते हैं उसी दिन ये सोचने का विषय है। जब किसी देश का और प्रदेश का राजा अच्छा होता है तो वो देश और प्रदेश विकास के रास्ते पर जाता है, किसान खुशहाल होता है, मजदूर खुशहाल होता है, बच्चों को रोजगार मिलता है। और जिस देश का राजा अच्छा नहीं होता वो देश कभी खुशहाली के रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और उसका जो हिस्सा है इस देश को बनाने में हमारा भी योगदान है, तो इस देश के जो भी संसाधन है उसमें हमारा और हमारे बच्चों का हिस्सा है। लेकिन हिस्सा देने का काम तो सरकार का है जो हमारे वोट से चुन करके जाती है। और हमारा एक गलत फैसला वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सब लोग अपने बच्चों के हक हिस्से के प्रति जागरूक रहेंगे और सावधान रहेंगे और आने वाले समय में आप एक अच्छा फैसला करेंगे, क्योंकि देश का विकास, बच्चों का विकास ये राजनीति तय करती है। हम गरीब हैं, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए और फ्री चाहिए, तो ये तय सरकार करती है जो हमारे वोट से चुनी जाती है। हमें खाद बीज सस्ती चाहिए तो ये और फैसला कहीं नहीं होता, चाहे हम लेते लेके जाएं चाहे खड़े खड़े जाएं। ये फैसला तो वही लोग करते हैं जिनको आप जिता करके लोकसभा में हम लोगों को भेजे हैं या विधानसभा में। आज हम उसके लिए सक्षम नहीं हैं, हम खाली आवाज उठा सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप लोग गरीब और कमजोर की पीढ़ी की, जो आपके बच्चों के विकास की बात करता है, ऐसी सरकार बनाएंगे, उस दिन आपके लिए और आपके बच्चों के लिए मार्ग प्रशस्त हो। मैं एक बार आपके जो हमारे आयोजक समिति के साथी हैं उनको धन्यवाद देते हुए कि मुझे ऐसे कार्यक्रमों में उन्होंने बुलाया और इसी कार्यक्रम के साथ मुझे आप सब लोगों से मिलने का मौका दिया, उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आदरणीय राम श्रीमन वर्मा जी जो हमारे सांसद हैं श्रावस्ती से, उनका भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय निकाल करके आज वो यहाँ पर आए। उनका तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन। और ये भी कहता चाहता हूं अपनी बात को समाप्त करने के पहले कि आपके बगल में कटेरी में चुनाव है और आदरणीय लालजी वर्मा जी के बेटी पत्नी चुनाव लड़ रही है और जितने हमारे नौजवान बच्चे हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि एक एक गांव में लग जाए और कहीं से भी पीछे रहने की जरूरत नहीं है और हमें चुनाव जिता करके उनको ले जाना है। कल भी मैं भी कल वहाँ और आदरणीय वर्मा जी भी वहाँ लगे हैं। पुनः एक बार आपको धन्यवाद देते हुए और आदरणीय परम पूज्य भारत रत्न सरदार पटेल साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।